नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखी सारा आकाश का 9वां अध्याय। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। परिचय अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे। इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डटकर सिनेमा देखा जाए। वर्षों हो गए सिनेमा ही नहीं देखा। अगर वो आगे खुद ही ना कह देता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे और अगर माताजी राजी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। बेचारी को ना जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी अच्छी कुएं में आ फंसी। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। ऐसा ना हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। मुझे ना जाने क्यों इस आदमी की सूरत से नफरत थी। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य था। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसी में अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे। और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया था कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं। जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया, कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुन्नी मर गई या जिंदा है। बाबूजी के 20 पत्रों को जो चबा गया और जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं हिला सका, उसे अचानक यूं आए देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। वह मुन्नी को लेने आया है, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया। घर में सब लोग बड़े सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थीं। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे घुसुर फुसुर कुछ बातें कर रही थीं। तरह तरह के अनुमान लगा रही थीं और रह रह कर कुंवर को बाहर भेज देती थीं। जा, चुपके से सुन के तो आ। तेरे बाबूजी और उनमें क्या क्या बातें हो रही हैं। भाभी खुद भी सधे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती और कान लगाकर सुनती। फिर तुरंत आकर अम्मा को सारे समाचार देती। कुछ सुन लेती, बाकी घटाना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक बातें चल रही थीं। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी। कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। सारे घर में सन्नाटा छा गया। आखिर मामला क्या है, जानने को हम सब पास घेरा है। अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वे झल्ला रही थीं। झुंझलाकर बोली, अरे बैठो तो सही, कुछ बताओगे भी कि चले आए कल मुन्नी जाएगी। ऐसी क्या आफत आ गई है अब निपूते पर। 2 साल कौन सी मक्खी छींक गई थी। अम्मा का गला भेंचा हुआ था कि कहीं स्वर बैठक तक न पहुंच जाए। बाबूजी अम्मा की खाट की पार्टी पर पैरों की ही तरफ बैठ गए। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी। हम सब उसके आसपास गोला बनाए जाड़े के कारण उकड़ू बैठे थे। घुटनों पर ठोड़ियां टिकाए सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार से लगी पहले ही बैठी थी। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंघट निकाले भाभी भी आ गई। प्रभा नहीं दिखाई दी। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर के घेरा बनाकर बैठ जाने के कारण धुंधली और ढक सी गई थी। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर करमाहट लेने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि ऐसे गंभीर अवसर पर कोई हाथ न झटक दे, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वह मुन्नी को लेने आया है, बहुत माफी वाफी मांग रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी बात सुनी तो कान पकड़ लेना। जो बिरादरी का दंड होगा भरूंगा। जब रुआसा सा हुआ है तो मैं क्या करता।
तो आखिर कुछ बात भी की, यूं ही रुआसा हो आया। अब अचानक कौन सी अकल दाढ़ फूट आई उस कमबख्त के। उस चुड़ैल को क्या हुआ? अपने जमाई के लिए अम्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रही थीं, वह नई थी। उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वो कहीं फिर। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लग गया है। हम सब चौंके। तो ये बात है। अब गरज पड़ी है तो लाट साहब आए हैं। कुंवर ने झल्ला कर कहा, बाबूजी तुम भी मत भेजना मुन्नी जीजी को। पर इस गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी भी महत्व की नहीं मानी गई। भाई साहब ने बताया, अब तो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पहले अंधा कर दिया था। अपना भला बुरा कुछ भी सूझना बंद हो गया था। पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहां चरने चली गई अकल। गई थी तेरी अम्मा के पीहर। अम्मा ने क्रोध में मुंह झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है, कल किसी दूसरी के बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को नहीं भेजती, पहले अधमरी कर दिया था, अब के तो मार के ही छोड़ेगा। भाई वो कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है। बाबूजी ने समझाने के ढंग पर कहा, बातों से भी लगता है कि अब समझ आ गई है। धीरज की माँ हो गई गलती एक बार, अब क्या कोई जिंदगी भर यही करता रहेगा? इस उम्र में आदमी को होश नहीं रहता। हमने उससे सारी बातें साफ साफ कर ली हैं। अम्मा नहीं मानी, उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बातों की क्या है, जिसने जैसा समझा दिया वैसा ही मान गए। बस यही बात मुझे तुम्हारी बुरी लगती है। मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम समझती तो खाक नहीं हो और बस अपनी अपनी गाय जाती हो। कभी दूसरे की भी सुना करो। परेशानी और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा, इस वक्त उसकी गरज ही सही, आया तो खुद है। एक दफा ठोकर खाकर उसकी आंखें खुल गई हैं। बातों से भी पता चलता है कि उसे काफी पछतावा है और तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में तुम ही बताओ, भेज देने में हर्ज क्या है? अच्छा, और नहीं तो क्या, उसे यूं ही जिंदगी भर बिठा कर रखोगी? उसे पढ़ा लिखा दें या कोई हुनर सिखा दें? इतना अपने पास है नहीं। लड़कों की ही देखभाल नहीं हो पाती, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे? और अगर ना हो तो लाओ, मुन्नी की दूसरी जगह शादी किए देते हैं। अम्मा छूटते ही बोली, आग लगे तुम्हारे मुंह में, शर्म भी नहीं आ रही, बाल बच्चों के बीच में बैठ के ये सब कहते। चले हैं दूसरी शादी कर देते हैं, तो सारी बिरादरी शहर हमारे जन्म में थूकते फिरे। क्यों? पहले ही कौन सी नेक नामी फैली है। अच्छी तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रहकर अकल सठिया आ गई है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अकल की बात कहता हूं तो तुम्हारी समझ में आती नहीं। कुछ कहो तो तुम हो जाती हो नाराज। तुम ही बताओ क्या किया जाए। मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। खुद घर आया है, तुम यह भी तो सोचो मुन्नी का यहाँ क्या होगा। अपने वहीं रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना। वही वाला हिसाब है। आंगन आए नाग न पूजे, बामी पूजन जाए। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुन्नी के फूट फूट कर रोने से सब चौंक गए। अभी तक वो भी दीवार से पीठ टिकाए घुटने ऊपर किए उकड़ू बैठी थी। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण उसने अपनी दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से हिलने लगा। मैं उसके सबसे पास था। मैंने माथे से हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाते हुए दुखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, क्या बात है, बताना, क्यों रो रही है, क्यों? उसने ताकत लगाकर सिर छुड़ा लिया और यूं ही और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ बात भी तो बता मुंह से मुन्नी, हमें पता कैसे चलेगा कि क्यों रो रही है? भाई साहब ने हमदर्दी से पूछा। बिना जवाब दिए वो रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते रोते ही सिसकियों में कहा,
बाबूजी, तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोंट दो, मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां मत भेजो बाबूजी, मैं वहां मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। और एकदम झपट कर वह खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई, बिलख बिलख कर रोने लगी। हम सब लोगों की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं को पल्ले से पोंछती और मुंह खोलकर सिसकती सी सांसें लेती रहीं। अरे अरे, ये क्या करती है? बाबूजी ने झुककर काफी बल लगाकर उसे ऊपर गोद में खींच लिया। वह उनकी गोद में औंधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई के चीत्कारों को वह बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूंस कर दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती हो। उसके दोनों कंधे और सारा शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थर्राकर कांप रहे थे। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी भी निशब्द रोते रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेरकर दबाने की कोशिश करते। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे। कभी कभी वह खारा खारा तीखा तेजाब होठों के कोनों से मुंह में आ जाता। उठते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब नहीं रहा गया तो वह उठकर अम्मा से चिपटकर रोने लगा। अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगे, उन्हें मत भेजो। इस इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षाएं और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है, इसे सोच सोचकर और भी कष्ट हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि मुन्नी को मैं रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते? और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग कुछ कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कूट लूंगी, मुझे वहां मत भेजो उनके साथ। बाबूजी अब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे। समझाते हुए बोले, पगली हुई है बेटी, हम लोग कोई गैर हैं? तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो कोई ऐसी वैसी बात देखे। ये तेरा घर पहले है, हमारा बात को, पर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। नहीं बाबूजी, नहीं। जैसे किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वह फपक उठी। मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। इस बार बाबूजी ने कराहते से स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए तो कर रहे हैं बेटिया, वहां अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी। वहां बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे। जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वो रोती रही। लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं रही थी। बाबूजी फिर रोने लगे। इस बार लगा कि वे काफी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे और कुछ देर बाद ही वह फूट फूट कर रोने लगेंगे। भावातिरेक से उनका नीचे का होंठ बुरी तरह कांप रहा था। फिर मुन्नी को एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी से उठकर बाहर चले गए। उसके बाद काफी देर हम लोग लगभग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे, चुपचाप और गुमसुम। फिर जब ठंड लगने और नींद आने लगी तो एक एक उठकर जाने लगा। बस मुन्नी ही अम्मा की चारपाई पर पड़ी सिसकती सुबकती रही और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलख बिलख कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया हो। प्रभा से लिपटकर तो इस तरह रोई जैसे दोनों जन्म जन्मांतरों को विदा ले रही हैं, एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थीं।
गाड़ी को देर हो रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। मुन्नी मेरे ही बाद की थी, इसलिए घर भर में मैं ही उसे सबसे अधिक प्यार करता था। मेरे गले में बाहें डालकर तो वह बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई। कंठ फंस गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा अलग अलग बिखर जाएगा। मेरी पसलियां एक विस्फोट से फट जाएंगी और कलेजा मुंह की राह बाहर निकल पड़ेगा। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद वो चली गई। उसे होश नहीं था, बस रोए चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा, फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। आंसू लगातार गालों से बहकर आते हुए गोद में गिरते रहे और मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। घर में मुर्दानी छाई थी। कोई मुंह लटकाए इधर बैठा था, कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूंक कर आए हों। घर की हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती थी। तो दोस्तों, ये था सारा आकाश का 9वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।